हाय एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो टी वाई बी कॉम स्टूडेंट्स के लिए है। हम स्टार्ट कर रहे हैं टी वाई बी कॉम के वीडियो सबसे। तो ये जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्टिंग। न्यू सब्जेक्ट है, आपने अभी तक पहले से कभी पढ़ा नहीं है, तो ये टी वाई बी कॉम में न्यू सब्जेक्ट आ जाता है। और सब्जेक्ट का नाम है सर कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमें पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीखने होंगे इसके, तभी हम आगे जाके सिलेबस पे जाएंगे, अपने टॉपिक्स पे आएंगे। बट पहले कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वो सब आज हम कवर करेंगे। तो सर पहली बात तो कॉस्टिंग होता क्या है, मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और हम करते क्या है इसमें। सर कोई भी प्रोडक्ट, जैसे नॉर्मली बिजनेस किया किस में जाता है, या तो गुड्स या तो सर्विसेज में। तो आप गुड्स बना के बेचो या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, तो आप उसका कुछ तो चार्ज करोगे। तो वो अमाउंट कैसे निकाला जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट 5 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का है, या 50 का है, 500 का है, तो वो उनका प्राइसिंग कैसे किया जाता है। तो उस प्रोडक्ट में कितने कॉस्ट होते हैं, कितने खर्चे इनकर किए जाते हैं। जैसे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता होगा सर, उसके लिए लेबर लगता होगा, देन हमने रेंट पे एरिया ले रखा होगा, देन और भी बहुत सारे खर्चे होंगे, लाइट के खर्चे होंगे, प्लांट एंड मशीनरी को रिपेयर कराने का खर्चा होगा, फैक्ट्री में कितने सारे एक्सपेंसेस हो रहे होंगे। तो इन सारे एक्सपेंसेस को हम प्रोडक्ट के थ्रू रिकवर करते हैं। मतलब उसका कॉस्टिंग इस तरीके से किया जाता है कि सारे खर्चे भी रिकवर हो जाए और हमारा जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो भी रिकवर हो जाए। तो ऑब्वियसली सर इतना आसान प्रोसेस तो होगा नहीं, क्योंकि आपको बहुत ही ध्यान से कॉस्टिंग करनी होती है कि आपका कोई कॉस्ट छूट ना जाए, वरना हो सकता है कि आप प्रॉफिट के बदले लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो जाओ। तो ध्यान ये रखना पड़ता है सर कि हम प्रॉपरली एक एक कॉस्ट को आइडेंटिफाई करें, अच्छे से उसको समझे कि वो कॉस्ट है कौन से कैटेगरी का। डिसीजन मेकिंग में कि कितना बनाना चाहिए, कहाँ पे रुक जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कॉस्टिंग में सीखोगे कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक हमें प्रोडक्ट बनाने चाहिए ताकि प्रॉफिट हो, या मिनिमम कितना प्रोडक्ट बनाना है। जैसे शॉपकीपर्स लोग होलसेलर्स की बात करें तो वो मिनिमम एक अलॉट क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि आपको इतना तो खरीदना ही पड़ेगा। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे वो अपने प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, कैसे प्रोडक्ट का कॉस्टिंग निकाला जाता है, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आप देखोगे तो कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो एकदम सिंपल सा मीनिंग है, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना कि उसको बनाने के लिए कितने खर्चे होते हैं। वैसे अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो ऑब्वियसली उसमें भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आपको इनकर करने पड़ेंगे। तो वही उसी का मीनिंग है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज बाय एनी टेक्निक और प्रोसेस ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है सर, यहाँ पे भी मतलब हम इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे चीज़ों को ताकि हम उसको जर्नल एंट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का फाइनेंशियल अकाउंटिंग से काफ़ी लेना देना है, दोनों में डिफरेंसेस भी है, हम वो आज वो भी कवर करेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। तो कॉस्टिंग का मीनिंग तो सिंपल था कि एक प्रोडक्ट में कितने कॉस्ट इनकर हो सकते हैं वो डिटरमाइन करना, वो पता लगाना कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट इनकर हो सकता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं सर, इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है बाय एनी टेक्निक और प्रोसेस। तो ये था आपका बेसिक डेफिनेशन कॉस्टिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, इन्हीं चीजों को अकाउंटिंग फॉर्म में रिकॉर्ड कर देना। ये देखो, इट इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय मीन्स ऑफ विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर असरटेन्ड एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे हम पूरा प्रॉपर एक सिस्टम बना के रखेंगे कि कॉस्ट जो है वो ज़्यादा इनकर भी नहीं होना चाहिए, कॉस्ट के ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। फिर हम उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखेंगे ताकि हमें पता चले कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इसके आप फंक्शंस देख सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 फंक्शन होते हैं। एसेंटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट पता लगाओ, कंट्रोल ओवर कॉस्ट, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके नियर अबाउट आसपास होना चाहिए कॉस्ट जो अपना एक्चुअल होगा। और फिर रिपोर्टिंग करना, प्रेजेंटेशन देना कि हम जो टारगेट्स सोच के रखते हैं, एस्टिमेटेड टारगेट्स को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। थर्ड डेफिनेशन आ रहा है सर कॉस्ट कंट्रोल। इट इन्वॉल्व्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टारगेट परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हो, यानी एक होता है कि पहले हम एक अंदाजा लगाते हैं कि एस्टिमेशन लगाते हैं कि इतना इतना खर्चा इनकर होगा। फिर हम एक्चुअल जब खर्चा होता है उन एक्चुअल को हम हमारे एस्टिमेटेड से कंपेयर करके देखते हैं कि हमने जो सोचा था उतना ही हुआ है एक्सपेंस, या उससे कम हुआ है, या उससे ज़्यादा हुआ है। तो ये हम कंपेयर करेंगे हमारे एक्चुअल को हमारे एक्सपेक्टेड के साथ।
It involves establishment of target performance, measurement of actual performance, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद टारगेट परफॉर्मेंस। यहाँ पे देख सकते हो सर, तो हम हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमारे टारगेट परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे और अब देखेंगे कि जो भी डिफरेंसेस है वो क्यों आ रहे हैं, तो हमें उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट रिडक्शन। इट इज द अचीवमेंट ऑफ रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड विदाउट डिम्यूनेशन इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब सर बहुत बार जब भी कॉस्ट रिडक्शन की बात आती है तो हमारे मन में एक कन्फ्यूजन आता है कि अगर आप कॉस्ट रिड्यूस कर दोगे तो हो सकता है क्वालिटी के साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सर यहाँ पे वही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कॉस्ट तो रिड्यूस होने चाहिए बट क्वालिटी के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मतलब क्वालिटी उतने का उतना ही रहना चाहिए और वो टारगेट रख के आपको कॉस्ट कम करना है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। यानी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होनी चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। फिर अगला कॉन्सेप्ट है अपना कॉस्ट ऑडिट। तो जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए भी ऑडिट करते हैं वैसे ही कॉस्ट ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है करना, ये देखने के लिए कि हम प्रॉपरली कॉस्ट अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ऑडिट किया जाता है सर। इट इन्वॉल्व्स वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स टू एंश्योर अदरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्लान्स, प्रोसीजर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने जो टारगेट बनाए, हमारे जो प्लान्स है, हम वो प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कॉस्टिंग के लिए वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो ये सारी चीज़ें हमें गो थ्रू करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए ऑडिट करवाना पड़ता है। अब सर अगला जो है वो हम डिफरेंस बिटवीन देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। इंपॉर्टेंट है सर, थियरी क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेटिव एग्जाम क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से समझना इसको। तो पहले देखते हैं कवरेज। पहला पॉइंट, दिस अकाउंट्स डील विद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रीड कर रहा है, दिस अकाउंट्स डील विद होल और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद मैन्युफैक्चर एंड ऑल्सो अदर एक्टिविटीज और एरियाज। तो जो प्रोडक्ट बनाने के कॉस्ट है वो तो हम अकाउंट्स में दिखाते ही है फाइनेंशियल अकाउंट्स में, उसके अलावा और भी जो दूसरी चीजें रहती है वो भी हम सब कवर करते हैं। यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन सर अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, दिस अकाउंटिंग डील्स विद एक्सपेंसेस रिलेटेड टू और आइडेंटिफाइड विद प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एक सिंपल वर्ड बोल दिया कि हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो एक्सपेंस प्रोडक्ट से रिलेट करता है तो उसी का रिकॉर्डिंग होगा यहाँ पे, विच मे ओनली बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जरूरी नहीं है हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें यहाँ पे, अगर वो ट्रांजेक्शन प्रोडक्ट से रिलेट करता है तो हम उसका अकाउंटिंग करेंगे। सेकेंड पॉइंट आ रहा है पार्टीज इन्वॉल्व। दिस इज कंसर्न मेनली विद एक्सटर्नल पार्टीज। तो याद आ रहा होगा सर, डेटर, क्रेडिटर्स, बैंक्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, ये सब के रिकॉर्डिंग हम करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में। तो मेजरली यहाँ पे जो पार्टीज कंसर्न होते हैं वो हमारे बाहर की पार्टीज होती है, एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन कॉस्टिंग में इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम डिपार्टमेंट वाइज देखते रहते हैं कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे इंटरनल लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग का भी पढ़ लेते हैं। दिस कंसर्न्स मोर विद इंटरनल ट्रांजेक्शन बिटवीन डिपार्टमेंट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिपार्टमेंट के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल ट्रांसफर होता होगा, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो गुड्स बनाने के लिए इंपॉर्टेंट हो तो वो इंटरनली किया जाता है सर। इसके लिए यहाँ पे जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आ रहा है बेसिस। This is based on actual financial transaction of organization and not on estimates और assumption। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया यहाँ पे कि हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं तो हम एस्टिमेशंस को रिकॉर्ड नहीं करते, हम मोस्टली एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन का एक्चुअल अमाउंट क्या आता है उन सब का रिकॉर्डिंग किया जाता है। लेकिन जब हम कॉस्टिंग की बात करते हैं सर, तो कॉस्टिंग का मैंने शुरुआत में जब हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ रहे थे कॉस्ट कंट्रोल, उसमें हमने क्या पढ़ा था सर कि पहले हम अपने एस्टिमेटेड फिगर्स डिसाइड करते हैं और फिर वो एस्टिमेटेड को हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है, हम हमारे टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। यानी सीधी सी बात है, कॉस्टिंग में आप एस्टिमेट्स को भी ध्यान में रखते हो और उसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो, इस तरीके से कॉस्टिंग होता है। तो बेसिस में अकाउंट में हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे एस्टिमेशंस वगैरह नहीं चलते, यहाँ पे खाली एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बट कॉस्टिंग में अगर आप ध्यान दोगे तो दिस डील्स विद एक्चुअल एज वेल एज एस्टिमेट्स, तो यहाँ पे हम एस्टिमेट्स पे भी ध्यान रखते हैं।
फोर्थ पॉइंट आ रहा है सर स्कोप। दिस रिलेट्स टू ऑल कमर्शियल ट्रांजेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कमर्शियल ट्रांजेक्शंस मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड हो, तो जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे एक पर्टिकुलर पीरियड जो अपना अकाउंटिंग ईयर होता है 1 ईयर का। कॉस्टिंग का स्कोप सर, दिस रिलेट्स टू द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। वही बात है कि हम यहाँ पे कॉस्टिंग कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आएगा वो हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन से लेना देना नहीं रखेगा। दिस रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। अब यहां पे फाइनल स्टेटमेंट, तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट हमें पता है अकाउंटिंग में सर हम 11 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो यहाँ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट नीडेड होता है सर, वो होता है कॉस्ट स्टेटमेंट। फाइनल स्टेटमेंट पॉइंट था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम 2 चीज़ों के ऊपर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। कॉस्टिंग में सिर्फ एक ही पार्ट, कॉस्ट स्टेटमेंट। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट सर, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कैसे किया जाता है। तो जब हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे थे अब तक सर, अगर आपको याद होगा 12th स्टैंडर्ड में भी एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट आता था, उसमें हम हमेशा 2 वैल्यू अगर दी रहती थी तो हम विच एवर इज लेस लेते थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो फाइनेंशियल अकाउंट का रूल क्या था सर, स्टॉक्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मतलब इन दोनों में से जो वैल्यू कम है हम वो लेंगे। लेकिन कॉस्टिंग में सर याद रखना हमेशा कॉस्ट पे ही लिया जाता है, तो मार्केट वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक के टाइम पे। पॉइंट का हेडिंग क्या है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे हम मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर लिया करते थे, यहाँ पे विच एवर इज लोअर का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे हमेशा किस पे मेजर किया जाएगा सर, कॉस्ट पे। पर्पस, द मेन पर्पस इज टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे मेन पर्पस क्या होता है सर, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाए। वैसे यहाँ पे मेन पर्पस होता है कि हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें रिगार्डिंग कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट टू द मैनेजमेंट, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प करे। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे सर, अच्छे से याद रखना बिकॉज एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके पहले जो हमने बेसिक टर्म्स देखे वो तो नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हम और आगे बढ़ेंगे, जिसमें और कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं कॉस्ट के बारे में, कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जब भी हमें डिसीजन लेना होगा तो उसमें कौन से कॉस्ट रिलेवेंट है, कौन से कॉस्ट इररिलेवेंट है, कौन से कॉस्ट को ध्यान में रखना होता है, कौन से कॉस्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं, वो सब अब हम पढ़ेंगे सर। अगेन सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए नहीं आए मैटर नहीं करता है, बिकॉज ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। तो इसमें सबसे पहले देख सकते हो आप रिलेवेंट कॉस्ट, नाम में ही आ गया सर रिलेवेंट, यानी ये वो कॉस्ट है जो डिसीजन मेकिंग में हमें ऑब्वियसली ध्यान रखने होंगे। These are the future costs which differ under different alternative. In case of replacement decision, cost of old machine is relevant cost. तो यहाँ पे क्या बोला गया सर, ये कॉस्ट आप फ्यूचर में इनकर करोगे और ये बदलते रहेगा, आपके पास कितने ऑप्शन है। जैसे मान लो सर आपको कोई मशीन खरीदनी है, तो 3 ऑप्शन आ गए आपके पास, मशीन ए, मशीन बी और मशीन सी। तो अब आप क्या करोगे सर, ऑब्वियसली उनका कॉस्ट कितना है, कितने में आपको वो मशीन पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आप देखोगे। देन आप इसको कंपेयर भी करके देखोगे कि आपके पास अगर कोई पुरानी मशीन पड़ी थी तो आपने वो कितने में परचेज की थी, अब जो न्यू मशीन है वो कितने में मिल रही है। तो ये ऑब्वियसली रिलेवेंट कॉस्ट बन जाता है जब आप रिप्लेस करने का सोचो, आपकी एग्जिस्टिंग मशीन के बदले आप कोई दूसरी मशीन लाने की सोचो, तो आप कॉस्ट को कंपेयर करोगे। तो ये वाले कॉस्ट हो जाते हैं हमारे रिलेवेंट कॉस्ट। अगला आ रहा है, नाम में ही दिख रहा होगा सर आपको, इररिलेवेंट कॉस्ट, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है डिसीजन लेने के लिए। दिस कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट, दे कैन नॉट बी चेंज बाय मैनेजरल डिसीजंस। तो इनको आप बदल ही नहीं सकते, तो ये वैसे भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैटर नहीं करता है, इसके लिए इनको इररिलेवेंट कॉस्ट बोला जाता है। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन, डेप्रिशिएटेड बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन इज इररिलेवेंट कॉस्ट। तो ये एग्जाम्पल ले रखा है सर कि इररिलेवेंट कॉस्ट में किसका एग्जाम्पल दे रखा है कि आपने जो मशीन आपके पास ऑलरेडी जो पड़ी है, ऑब्वियसली आपने उस पर डिप्रिसिएशन लगा लगा के करंट बुक वैल्यू पे लेके आए रहोगे उसको। सर करंट बुक वैल्यू इतना मैटर नहीं करता है, आपने वो मशीन परचेज कितने में की थी, आप उसको कंपेयर करोगे न्यू मशीन के कॉस्ट के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली डिप्रिसिएशन लगा लगा के तो उस मशीन की वैल्यू बहुत कम हो गई होगी, तो आप उसको थोड़ी कंपेयर करोगे मार्केट में जो न्यू मशीन है उनके साथ। तो ये इररिलेवेंट कॉस्ट हो जाता है आपका। थर्ड पॉइंट आ रहा है संक कॉस्ट, अगेन ज़्यादा करके इररिलेवेंट ही होता है ये, इसका भी कोई खास डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट नहीं होता सर।
हिस्टोरिकल कॉस्ट होते हैं, पास्ट में जो हमने खर्चे इनकर कर रखे हैं वो होता है। तो अगेन ये चेंज तो आप कर नहीं सकते, आप कितने ही डिसीजन ले लो, तो अगेन इररिलेवेंट कॉस्टिंग। दिस आर द हिस्टोरिकल कॉस्ट, दिस आर पास्ट कॉस्ट, इट कैनॉट बी चेंज बाई लेटर डिसीजन, इट इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो पास्ट में आपने कॉस्ट इनकर किए हैं जिनको आप अभी डिसीजन लेके भी क्या सेंस है सर, आप उनको बदल तो पाओगे नहीं, तो ये संक कॉस्ट हो जाता है आपका। फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में आ रहा है शट डाउन कॉस्ट। दिस आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इवन इफ द प्लांट इज शट डाउन, फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। सर बहुत ईजी सा पॉइंट है कि आप भले से पूरा प्लांट बंद कर दो, बट कुछ कॉस्ट तो आपको फिर भी इनकर करने पड़ेंगे, जैसे रेंट का खर्चा हो गया। जैसे सर एक बेसिक सा एग्जांपल दे दें कि अगर मान लो हम रेंट पे रह रहे हैं, 1 मंथ के लिए हम समझो हमारे नेटिव प्लेस में चले भी गए, तो 1 मंथ हम हमारे घर में तो नहीं रह रहे, रेंट वाले घर में, तो क्या आप रेंट नहीं पे करोगे क्या सर? भले से घर लॉक है लेकिन आपको रेंट तो देना पड़ेगा। सेम गोज विद कंपनीज। तो जब वो कोई प्लांट या कोई बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है उन्होंने, तो प्लांट अगर आपका बंद भी हो गया तो आपका रेंट तो चालू रहेगा। तो इवन इफ द प्लांट इज शट डाउन, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको इनकर करने ही पड़ेंगे, उसको बोला जाता है शट डाउन कॉस्ट। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दिस आर द कॉस्ट विच आर इनकर्ड इवन इफ द प्लांट इज शट डाउन, फॉर एग्जाम्पल रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो ये वो खर्चे हैं जो आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, ये खर्चे आपको इनकर करने ही पड़ेंगे जब तक आपने वो एग्रीमेंट बना रखा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक अगेन सिंपल है सर, इट इज द सैक्रिफाइस मेड इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो मान लो सर आपके पास 3 ऑप्शन थे, आप मशीन ए खरीदो, मशीन बी खरीदो या मशीन सी खरीदो। आपने मशीन ए खरीदी, तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट आप बी और सी पे इनकर कर सकते थे वो अपॉर्चुनिटी तो चली गई, बिकॉज आपने ए को सिलेक्ट किया है। तो ये जो बी और सी का जो कॉस्ट का जो अपॉर्चुनिटी था, जो हमने सेक्रीफाइस कर दिया, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो अल्टरनेटिव हम छोड़ देते हैं या जो अल्टरनेटिव हम सिलेक्ट नहीं करते, उसके पीछे कितना कॉस्ट इनकर होता, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट इज द सैक्रिफाइस मेड इन एक्सेप्टिंग एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर, डिफरेंशियल कॉस्ट। इट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन एक्शन लेवल। तो कितने से हमारा खर्चा बढ़ा या कम हुआ उसको हम डिफरेंशियल बोलते हैं। डिफरेंस कितना है सर, एग्जांपल से समझ जाएगा, देखना आपको। इट इज नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अल्टरनेटिव 1 मशीन ए समझो 1 लाख की है और मशीन 2 समझो 1,50,000 की है, तो डिफरेंस कितना है दोनों में सर? 50,000 का। तो वो डिफरेंस को ही हम डिफरेंशियल कॉस्ट बोलते हैं, सिंपल। तो 2 अल्टरनेटिव का डिफरेंस कितना है, कितने से कॉस्ट इंक्रीज होगा, उसको हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट यानी डिफरेंशियल कॉस्टिंग में गिनेंगे। तो 6 कॉन्सेप्ट यहाँ पे थे और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे है मार्जिनल कॉस्ट क्लासिफिकेशन में। इट इज दैट पार्ट ऑफ एग्रीगेट कॉस्ट विच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट, इट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है मार्जिनल कॉस्टिंग, ये आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर होगा। ये सेम में नहीं, नेक्स्ट सेम में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर पूरा एक चैप्टर आने वाला है 6th सेम में। तो ये मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर हमें पूरा का पूरा चैप्टर देखना है अभी। मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग होता है सर, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनाओगे तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बढ़ते जाएंगे। जैसे रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया, तो मान लो आपको सिर्फ 100 पेन्स बनाने हैं तो आपको रॉ मटेरियल भी कम लगेगा। लेकिन अगर आपको 500 पेन्स बनाने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको रॉ मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा, लेबर बढ़ाना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो सीधे आपके आउटपुट के साथ कनेक्शन रखते हैं। मतलब अगर आपने आउटपुट बढ़ाया तो ये खर्चे भी इंक्रीज होंगे, अगर आपने आउटपुट कम किया तो वो खर्चा भी कम हो जाएगा। ऐसे एक्सपेंसेस को हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं और उन्हीं को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। तो अब ये चार्ट देख लेते हैं सर, ये डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद इनके डेफिनेशन भी देख लेंगे। तो अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अगर हम करना चाहें तो हम डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। सर डायरेक्ट कॉस्ट उन्हें बोला जाता है जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट से रिलेट करे। जैसे प्रोडक्ट बनाना है तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट हुआ, लेबर जो है आपका वो डायरेक्ट कॉस्ट हुआ। कुछ और भी ऐसे एक्सपेंसेस है जो आप प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली रिलेट करता है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई भी कर पाए, उन कॉस्ट को हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। सर यही आपका कॉस्टिंग का सिलेबस है, आप देख सकते हो, ये आपका फर्स्ट चैप्टर होने वाला है। ये तो अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, थियरी टॉपिक। इसके बाद इसमें प्रैक्टिकल सम्स होने वाले हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सर। ये तो थियरी वीडियो लिया जा रहा है ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ पाए हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले।
ये जो टॉपिक है आपका मटेरियल कॉस्टिंग, ये आपका चैप्टर है। लेबर कॉस्टिंग अगेन ये आपका चैप्टर है। देन ओवरहेड्स बोला जाता है कॉस्ट को, एक्सपेंसेस को, तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। देन हम कॉस्ट शीट बनाएंगे और रिकन्सिलेशंस करेंगे। तो टोटल वैसे देखा जाए तो 5 चैप्टर्स है आपके कॉस्टिंग में, जिसमें से 3 यही है, काफ़ी बेसिक चैप्टर्स है। बट वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा बहुत थियरी कर लो। तो अगेन स्टार्ट करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करे, जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो आपके प्रोडक्ट से इनडायरेक्टली रिलेट करते हो, डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इनको सर। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, ऑफिस में होने वाले खर्चे। सर खर्चे कोई भी हो, आप अल्टीमेटली क्या करते हो, रिकवर तो कस्टमर से ही करते हो। तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी अगर आपके हैं तो वो आप प्रोडक्ट में ऐड करके वो भी आप किससे रिकवर करोगे सर, कस्टमर से। तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं, देख सकते हो आप। ऑफिस के खर्चे, देन आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, जो डिलीवरी वैन है, सेल्समैन का सैलरी है, ये सब भी आप प्रोडक्ट के कॉस्टिंग में ऐड करके उस प्रोडक्ट का कॉस्ट इस तरीके से निकालते हो कि आपके सारे ही कॉस्ट रिकवर हो जाए फ्रॉम कस्टमर। तो अब ये जो चार्ट है डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसको हम उसके कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं सर। तो डायरेक्ट कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? इट इज द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। इट इज इजीली आइडेंटिफाइबल। डायरेक्ट कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो पहली बात क्या बोला सर, ये डायरेक्टली चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सेकंड, इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान होता है और 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, हमने चार्ट में भी देखा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वो 3 एलिमेंट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल। सर मटेरियल किसको बोलते हैं? रॉ मटेरियल को। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपको फर्नीचर बनाना है तो वुड लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें किसकी नीड होती है सर? रॉ मटेरियल की। इट इज द कॉस्ट ऑफ बेसिक रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। नो फिनिश प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट बेसिक रॉ मटेरियल। तो आपको रॉ मटेरियल तो लगेगा ही सर, उसी को तो आप उसका फॉर्म चेंज करोगे और उसको फिर फाइनल प्रोडक्ट में बनाओगे। उसी का प्रोसेसिंग होगा मशीन पे, उसी रॉ मटेरियल पे लेबर काम करेगा और उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो बहुत इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट करता है, इसके लिए इसको डायरेक्ट कॉस्ट में गिना जाता है, डायरेक्ट मटेरियल को। सेकेंड डायरेक्ट कॉस्ट होता है सर अपना लेबर का खर्चा। तो ऑब्वियसली तुम्हारे रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको मशीन्स और लेबर दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो जो लेबर है उसके ऊपर जो आप उनको वेजेस पे करोगे तो वो भी आपका कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट भी आप प्रोडक्ट से रिकवर करोगे। तो ये लेबर के ऊपर होने वाला कॉस्ट, उसको हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू दोज वर्कर्स who are engaged on the manufacturing line for conversion of raw material into finished goods। तो बहुत बेसिक बोला कि आपके प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स, तो वो करने के लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट होगी और लेबर को आप पे करोगे, वेजेस दोगे उनको, तो वो वेजेस जो है वो भी हम प्रोडक्ट के थ्रू रिकवर करेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू दोज वर्कर्स हु आर एंगेज्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन फॉर कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। द अमाउंट ऑफ वेजेस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। अगेन सर, आप कितना पैसा पे करते हो तो आपको पता ही है, इजीली आइडेंटिफाइड है और डायरेक्टली चार्ज किया जाता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो अगेन आपका डायरेक्ट कॉस्ट। तो 3 एलिमेंट में से 2 हो गए और थर्ड एलिमेंट है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली चार्जेबल टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस फी, कॉस्ट ऑफ पैटर्न्स, लेआउट, डिजाइन, रॉयल्टी एक्सेट्रा। तो ये वो खर्चे हैं जो अगेन आपके प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट करते हैं और जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर। चार्ट में हमने दूसरा जो देखा था वो था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो इजीली आइडेंटिफाइड नहीं होते, मतलब प्रोडक्ट से रिलेट। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट कॉस्ट पढ़ रहे सर। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस विच इज नॉट चार्जेबल टू द प्रोडक्ट डायरेक्टली। सिंपल है, तभी तो इनडायरेक्ट बोलते हैं। अगर डायरेक्टली चार्ज हो जाता तो डायरेक्ट कॉस्ट में कंसिडर होता। इट इज द कॉस्ट ऑफ गिविंग सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये प्रोडक्ट बनाते टाइम हमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी यूज होगी। ऑब्वियस सी बात है सर, कि आप प्रोडक्ट तो बना लोगे लेकिन उसका अकाउंटिंग होगा, ऑफिस में बैठ के स्टाफ उसका रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, देन उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप अलग अलग एक्सपेंसेस पे करोगे, ऑक्ट्रॉय का खर्चा इनकर होगा, देन उसके बाद आप लाइसेंस फी पे करोगे, पेटेंट्स बनाने का खर्चा इनकर करोगे। तो वो तो एक्चुअली आपके प्रोडक्ट से डायरेक्ट रिलेट करता है, वो तो इसके एग्जाम्पल्स है।
बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की हम बात करें तो वही थे अपने ऑफिस में होने वाले खर्चे, अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, जैसे सेल्समैन का सैलरी, डिलीवरी वैन वगैरह अगर आप यूज़ करते हो अपने बिजनेस में, देन शॉप के ऊपर जो आपने एक्सपेंसेस किए, रेंट का खर्चा, तो ये सब अपने किस में आ जाते हैं सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, तो ये सब वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करता है, इसके लिए उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट में गिना जाता है। तो ये था सर आज का वीडियो। हम इसके बाद वाले वीडियो में अगेन बेसिक टर्म्स के ऊपर ही बात करेंगे। अगला वाला वीडियो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने सीखे कॉस्टिंग के। तो आप इन वीडियो को, काफ़ी छोटा वीडियो बनाया मैंने पर्पसली ताकि आप ये वीडियो को बार बार देख पाओ और अच्छे से रिवाइज कर पाओ सर। अगला वीडियो में अगेन हम बेसिक टर्म्स ही सीखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में सीखेंगे सर। तो तब तक आप ये बेसिक टर्म्स अपने बुक में लिख लो, नोट डाउन करते चलो। इसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो फ्रॉम थर्ड वीडियो हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स का मटेरियल कॉस्टिंग से सर। थैंक यू।